अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें जो मेम्ब्रेन है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये मेम्ब्रेन है। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे ना, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसमें डिजीज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग इनको गौर से सुने। देखें, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, हमें पता है ना कि लिपिड बाइलेयर्स होते हैं, ठीक है ना, बना हुआ होता है। उसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, ठीक है ना। कुछ हमारे पास इस साइड पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला साइड है, यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक होता है। अंदर वाला साइड जो है ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना। ये हमने मतलब 11th 12th और 9th और 10th स्टैंडर्ड में आई ये चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये वही चीज है, लेकिन यहाँ पे एक लिपिड होता है और उसका नाम है स्पिंगोलिपिड, ये बहुत अहम है। अब अगर इसमें मसला आ जाए ना, क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो टूटते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन टूटते हैं ना, तो ये सारी चीजें बाहर निकलते हैं। ये स्पिंगोलिपिड्स भी बाहर निकलता है। ये स्पिंगोलिपिड्स भी जब बाहर निकलता है ना, तो इसको हम तोड़ते हैं फिर लाइसोसोम में। और इसको एंडोसोम लेके जाते हैं लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम इनको डिग्रेडेशन करता है, वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उनको वो इसको पकड़ के तोड़ लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे में वो एंजाइम ना हो, तो ये टूटेगा नहीं। जब ये टूटेगा नहीं, तो हमारे पास मसले आ सकते हैं, बीमारियां हैं, हमारे पास डिजीज है। और इसको कहते हैं लिपिड स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं इसको। और इसको अभी आगे नेक्स्ट हम करेंगे, लेकिन पहले इससे उस डिजीज से पहले हमें स्पिंगोलिपिड के बारे में पता होना चाहिए। अब ये स्पिंगोलिपिड है क्या, ये हम इधर करेंगे कि हम स्पिंगोलिपिड्स को किस तरह बनाते हैं। देखिए, हमारे पास हमने एक अमाइनो एसिड पढ़ा था, इसका नाम था सीरीन, वो सरतरीन वाला, जिसमें हमारे पास ओ एच ग्रुप होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में ओ एच है, ठीक है ना। तो वो वही सीरीन है। ये सीरीन अमाइनो एसिड और एक फैटी एसिड दोनों मिलेंगे, इससे हम स्पिंगोसिन बनाएंगे। क्या बना, एक हमने सीरीन अमाइनो एसिड और एक हमने फैटी एसिड लिया, दोनों को मिलाया, इससे हमने स्पिंगोसिन बनाया। अब जब स्पिंगोसिन बना हमारे पास, इसके साथ में एक और फैटी एसाइल को एक को ऐड कर देता हूँ स्पिंगोसिन के साथ, तो फिर ये बन जाता है सेरामाइड। इसको मैं कहूंगा सेरामाइड, क्योंकि ये देखिए ना, दो फैटी एसिड और एक सीरीन अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। अब इस सेरामाइड से मैं दो चीजें बना सकता हूँ, या तो मैं इससे स्पिंगोमाइलिन बनाऊंगा, या इससे मैं सेरेब्रोसाइड, गेंग्लियोसाइड्स या ग्लाइकोलिपिड या स्पिंगोमाइलिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका नाम आप लोग लिखो, इसको तीसरा नाम है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन नहीं, स्पिंगोलिपिड, सॉरी, स्पिंगोलिपिड, ठीक है। इसका तीसरा नाम है स्पिंगोलिपिड। इसको गेंग्लियोसाइड भी कहते हैं, इसको ग्लाइकोलिपिड भी कहते हैं और इसको स्पिंगोलिपिड भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस सेरामाइड के साथ में ये पायरोकोलिन या फास्फोकोलिन जो है ना, ये मैं ऐड करूं सेरामाइड के साथ, तो इससे मैं बनाऊंगा स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। और अगर इस सेरामाइड से मैं ग्लूकोज या गैलेक्टोज ऐड कर दूं, तो ये सेरेब्रोसाइड्स बनेगा हमारे साथ। और अगर इस सेरेब्रोसाइट्स के साथ में एक और शुगर या एक और मैं इसके साथ ऐड कर दूं, या सेलियक एसिड में ऐड करूं, या एन एसेटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाना, ठीक है। वो नाना नहीं है जो मूवीज में है, ये इसका नाम है एन एसेटाइल न्यूरामिनिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाना। अगर मैं इसके साथ ये ऐड करूं, तो पीछे हमारे पास सेरेब्रोसाइट्स से हम बनाएंगे गैंग्लियोसाइट्स या ग्लाइकोलिपिड या स्पिंगोलिपिड, ठीक है। तो बेसिकली ये वही यही चीज है स्पिंगोलिपिड। ये इसी तरीके से हम बना देते हैं। किस तरीके से हम बनाए, सीरीन हमने लिया, फैटी एसिड लिया, हमने सेरामाइड बनाया, इसके साथ हम कोलिन ऐड कर देते हैं, स्पिंगोमाइलिन बनेगा। अगर इसके साथ हम ग्लूकोज ऐड करेंगे या ग्लूकोज ऐड करेंगे, तो सेरेब्रोसाइड्स बनेंगे। और इसके साथ सेरेब्रोसाइड के साथ में शुगर ऐड कर दूं, सेलिसिलिक एसिड ऐड करूं, या एन एसेटाइल न्यूरामिनिक एसिड या इन जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाना, ये मैं ऐड कर दूं, तो जो चीज बनेगी उसको मैं कहूंगा ग्लियोसाइड्स या ग्लाइकोलिपिड या स्पिंगोलिपिड।
یہ ہمارے ساتھ یہ اسی طریقے سے اس کو ہم سنتھسائز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اس کو تو ہم نے اب ہمارے پاس اب یہ ہر ایک سیل میں ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ یہ سیل ممبرین میں ہوتا ہے، آپ کے آر بی سی میں بھی یہ والا سین، آپ کے موسٹلی جتنے بھی سیلز ہے یہاں یہ اسپنگولیپڈز ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، سل ٹوٹ جاتا ہے، سل ٹوٹ جاتا ہے نا، جب سل ٹوٹ جاتا ہے تو ممبرین رپچر ہو جاتی ہے، ممبرین رپچر ہو جاتی ہے، یہ پروٹین جو ہے نا، یہ پھر ہم اس کو ہم لے کے جاتے ہیں لائسوسوم کے پاس، وہاں پہ لائسوسومل انزائم ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے پاس یہ سیل ممبرین کٹ گیا، یہ اسپنگولیپڈ جو ہے نا یہ باہر نکل گیا، ہمارے پاس بندہ نارمل ہے، لائسوسوم کے پاس ہم لے کے گئے، لائسوسومل انزائم وہاں پہ اس نے کام کیا، کام اچھا چلا، ویل اینڈ گڈ، بٹ اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہو، یہ وہاں پہ کچھ انزائم نہ ہو، تو ہمارے پاس اب مسئلے آ سکتے ہیں، جیسا کہ فار ایگزامپل یہ سارے ہمارے پاس اسپنگولیپڈ ہے، اسپنگومائلین ہو گیا، یہ سیریبروسائڈز ہوں گے، یہ گنگلیوسائڈز ہو گئے، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے، یہ اسپنگولیپڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ہمارے پاس تینوں کے تینوں یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ انزائمز کی ڈیفیشینسی ہے، اور اس بیماریوں کا نام ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ جینیٹک مسئلہ ہے، جینیٹک ڈیفیشینسی ہے اسپنگولیپڈ کیٹابالزم۔ کیٹابالزم کس کو کہتے ہیں؟ توڑنا، کہ اسپنگولیپڈس کو توڑنے والا مسئلہ ہو، اور یہ سارے ہمارے پاس جینیٹک مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ گینگلیوسائڈز، یہ جو گینگلیوسائڈز ہے، یہ اس کو توڑنے کے لیے جو انزائم ہمیں چاہیے نا، اس کا نام ہے ہیگزو سمائنائڈیز، ادھر یہ گینگلیوسائڈز ہے نا، اس کا نام ہے ہیگزو سمائنائڈیز اے، یہاں پہ اس کو توڑنے کے لیے جو انزائم ہمیں چاہیے اس کا نام ہے ہیگزو سمائنائڈیز اے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس انزائم کی ڈیفیشینسی ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ پیچھے سے اکامولیٹ ہوگا، اکامولیٹ ہوگا، یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیشو کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، ہمارے پاس مسئلے اب آئیں گے، بہت سارے مسئلے آ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی نیکسٹ میں آپ لوگوں کو کہوں گا۔ اور اس بیماری کو جب آپ کے پاس یہ ہیگزوسامائنائڈیز اے انزائم نہ ہو، گینگلیوسائڈز کو توڑنے والا بندہ ہے نہیں، گینگلیوسائڈز پیچھے سے اکامولیٹ ہوگا، اور اس بیماری کو ہم کہیں گے نا، دیکھیں کہ یہ گینگلیوسائڈز جو ہے نا یہ اکامولیٹ ہو جاتا ہے، یہ اکامولیٹ کیونکہ ہیگزوسامائنائڈیز اے انزائم کی ڈیفیشینسی ہے، یہ انزائم نہیں ہے، جب یہ نہیں ہے اس بیماری کو میں کہوں گا ٹیسیک۔ اب اس میں ہمارے پاس اب اس کو اب ٹیسیک بیماری کو آپ دیکھو گے نا، اس کے جو پیشنٹس ہیں، ابھی نیکسٹ میں فوٹو دکھا دوں گا، اس میں چیری ریڈ سپاٹس ہوتے ہیں، میکولا میں آپ کو بالکل چیری ریڈ سپاٹس نظر آئیں گے، اور اسی وجہ سے بلائنڈنس ہوتی ہے، سائیکوموٹر ریٹارڈیشن ہوتی ہے۔ موسٹلی یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ لیس دین 2 ایئرز میں یہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ٹیس ہے، ٹیس ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیفنس، بلائنڈنس، ڈیکریز مسل ٹون، انکریز، یہ ساری چیزیں، سیزر، سائیکوموٹر ریٹارڈیشن، مینٹل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹل ڈیلے ہوتا ہے، اور ود ان 2 ایئرز میں جو ہے نا یہ مر جاتے ہیں، بک والے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ڈیتھ یوزلی لیس دین 2 ایئرس، ختم ہو جاتے ہیں، وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب اگر سیل ممبرین یا سیل جو ٹوٹ جاتے ہیں اس سے یہ چیزیں نکلیں گے، اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے جسم میں، سسٹم میں ایک بہترین سسٹم بنایا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ انزائمز ہوتے ہیں، وہ انزائم آ کے اس کو توڑ لیتے ہیں، اب اگر اس انزائم کی ڈیفیشینسی ہو تو ہمارے پاس تو پھر یہ مسئلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹیسٹ سیک میں اب ایگزام میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے یہ سینیریو دیا ہوگا کہ ایک پیشنٹ ہے، یہ ہے، اتنا عمر ہے اس کی جو ہے نا، اور اس کے جو ہے نا میکولا میں چیری ریڈ سپاٹ ہے، لیکن یہ چیری ریڈ سپاٹ جو ہے نا ہمارے پاس ایک یہ نیمنفک بیماری ہے، اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ چیری ریڈ سپاٹ سے جو ہے نا آپ اس کیس کو نہیں پکڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا اس میں بلائنڈنس ہوگی، اور یہ جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں، مسل ٹون اور یہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں زیادہ تر جو کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ وہ کون سے انزائم کی ڈیفیشینسی ہے، تو زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں۔
अगर उसने यही दिया है कि हेक्सोसामाइनाइडेज एंजाइम भी दिया है, फिर आगे ये पूछ सकता है कि क्या चीज़ कामुलेट होगी, तो गैंग्लियोसाइड पूरा चीज सनीरो इसी तरीके से दिया होगा, फिर आपको कहेंगे कि भाई डायग्नोस करे, तो आप लोगों ने डायग्नोस करना है कि ये टेस्ट है क्या। ठीक है, तो एक बीमारी हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। हम्म देखिए नेक्स्ट में जो है ना हमारे पास गाशर है। गाशर में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं होता है, नहीं जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स है, या जो हमारे पास ये वाला है, ये सेरेब्रोसाइड्स, इसको हम ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसके लिए जो एंजाइम आएगा उसका नाम क्या होगा, क्योंकि ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स है, तो जो एंजाइम आएगा वही ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, वो एंजाइम की डिफिशियंसी होगी। जब वो होगा तो ये चीज हमारे पास पीछे इकामुलेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स के एंजाइम की डिफिशियंसी है, ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स इकामुलेट हो जाएंगे और इस बीमारी को हम कहेंगे गाशर। ठीक है ना, टाइप 1 मसला है ये। इसमें अब देखें ना कि ये चीजें कामुलेट हो जाएगी आपके लीवर में, तो हमारे पास हेपेटोस्प्लेनोमेगेली वगैरह, आपके जो बोन्स है ना, जो फीमर है बेसिकली, यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। लेकिन इसका आप अगर इस बीमारी को पकड़ते हो ना, तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि क्रम्पल्ड पेपर इंक्लूजन या रेंकल जिसको बोलते हैं, आप पेपर को इस तरफ रोल करके ना, इसको कहते हैं क्रम्प पेपर इंक्लूजन। इसी तरीके से आपको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो ना, तो ये चीजें आपको नजर आती हैं। ठीक है, तो इस चीज से भी आप पकड़ सकते हो, ये बहुत अहम है, इसका ये एक बज वर्ड है ये, इस बीमारी का। ठीक है, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, एक गाशर से रिलेटेड। अगर मैंने ऐड किया हो, हाँ ये वाला देखिए ना, मेंटल रिटार्डेशन होगी, सही है, सिरोसिस, हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली। जब भी आपके पास ना लीवर एनलार्ज होता है तो पीछे कॉम्प्लिकेशन आती है स्प्लेनोमेगेली। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लीवर एनलार्ज हो गया तो स्प्लीन भी जो है ना वो एनलार्ज होती है। ठीक है, देखिए ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ हिप बोन, डिसलोकेशन ऑफ द हिप, फ्रैक्चर्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास होती है, और ये गाशर, इसको हम कहते हैं गाशर। ठीक है ना, इस बीमारी को हम कहते हैं गाशर। टी से गाशर, ये हमने कर लिया। इसके अलावा हमारे पास एक और बीमारी जिसका नाम है निमनपेक। निमनपेक में क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्पिंगोमाइलिन है, ये इकामुलेट हो जाते हैं। एंजाइम की डिफिशियंसी है स्पिंगोमाइलिनेज। ठीक है, स्पिंगोमाइलिनेज, क्योंकि स्पिंगोमाइलिन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो है स्पिंगोमाइलिनेज। ठीक है ना, अब स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो जब वो एंजाइम है ही नहीं, पीछे से ये चीजें कामुलेट हो जाएंगे। जब ये इकामुलेट हो जाएंगे ना, तो देखें स्पिंगोमाइलिनीज एंजाइम की डिफिशियंसी है, स्पिंगोमाइलिन इकामुलेट हो गया। जब ये इकामुलेट होते हैं ना, तो इसमें भी आपके पास चेरी रेड स्पॉट होंगे मेकोला पे, इसमें भी हेपेटोस्प्लेनोमेगेली होगी, गाशर में भी हेपेटोस्प्लेनोमेगेली थी, लेकिन यहाँ पे भी हेपेटोस्प्लेनोमेगेली होगा। यहाँ पे भी आपके पास जो है ना मेंटल रिटार्डेशन है, यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन सब में मेंटल रिटार्डेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जेब्रा बॉडीज इंक्लूजन है। जिस तरह यहाँ पे ये वाला बज वर्ड था ना, ये इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला बज वर्ड है इसका। ठीक है ना, तो जेब्रा बॉडीज, तो आप इससे यहाँ पे ये पकड़ सकते हैं, ये इसका बज वर्ड है। ठीक है, अब ये भी जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये मतलब बहुत जल्दी जो है ना अर्ली डेथ होती है, ये लेस देन 2 इयर्स है, लेकिन ये 2 साल से भी पहले मर जाते हैं। ठीक है ना, तो अर्ली डेथ इसमें होते हैं। तो अब देखें, अब ये जो नेमपेक है, शायद मैंने फोटो ऐड किया, हाँ ये देखें नेमन पैक, इसमें देखें ना वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई है, वही सारी चीजें यहाँ पे इन लोगों ने की है। यहाँ पे भी एनलार्ज लिवर, स्प्लेनोमेगेली वगैरह और कोलेस्ट्रॉल एकामुलेट हो जाएंगे। ठीक है ना, जो लेंस के जो टोन्स वगैरह है, जो मसल टोन है, जो वो सारी चीजें जो है ना वो आपके पास खत्म हो जाएंगे। और ये तो हमने हमने देखे ना, ये बहुत ज्यादा अहम है। ये टेसेक हो गया, गाशर हो गया, नीमनपेक हो गया। एक और बीमारी है, मैंने शायद मैंने इधर नहीं स्लाइड में मैंने नहीं डाली, जिसको कहते हैं, एक मिनट में देख लो, फेब्री डिजीज। फेब्री डिजीज है। ठीक है, ये भी ऑटोसोमल वो है, क्या नाम है,
ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सारे जितने भी एंजाइमेटिकली डिजीज है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी एक एंजाइम का मसला हो ना, आपने देखा कि ये एंजाइम का मसला है, तो मोस्टली 90 to 98% ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। ठीक है, आप कुछ है एक्सेप्शनल, ऑलवेज इज देयर, कुछ है हमारे पास डिजीज जिसमें वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जैसे प्रोपायरा कोटिनिया टार्डा, वो भी एंजाइमेटिक मसला है, नेक्स्ट आ रहा है हम करेंगे वहां पे, लेकिन वो जो है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी कि वो भी एंजाइमेटिक मसला है। लेकिन एक्सेप्शनल है, मोस्टली 90 टू 90, 95 टू 98% आप लोगों ने देखा कि एंजाइम का मसला है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव। आप एग्जाम में बैठे हो, आपको पता नहीं है कि अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, लेकिन आपने यही देख लिया है कि ये एंजाइम का मसला है और आप तुक्का लगा रहे हो, तो 99% जो है ना आपका तुक्का जो है ना वो सही लग जाएगा, क्योंकि मोस्टली एंजाइम का मसला हो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने ये डिजीज पढ़े ना, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसी तरीके से जो फेब्री वो है, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। ठीक है ना, इसमें भी हमारे पास क्या है कि सेंसेशंस, आपके जो हैंड्स वगैरह है, इसका जो है ना वो आपसे वो लॉस होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसमें भी। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना इसमें भी आपके पास इसके अलावा जो क्लाउडनेस ऑफ द कॉर्निया वगैरह, ये बुक में है, आप लोग देखो, मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना आप स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, जो फेब्री डिजीज है। तो ये हमारे पास लाइसोसोमल और लेपिड स्टोरेज डिजीज है, इसको लेपिड स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं तो कहता हूँ इतना काफी है, चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है हमारे पास, और कल से इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड वाला चैप्टर करेंगे।